इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से ऑड वन आउट और डबल फिलर्स के ऊपर आधारित क्वेश्चंस को। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस क्या नए टाइप्स हैं उनको समझने का प्रयास करिएगा, जिससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ बीपीएसपीओ 2017 के लिए डे 4 है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से दो टॉपिक्स। एक तो डबल फिलर्स है और एक है ऑड वन आउट की क्वेश्चंस। तो ऑड वन आउट के क्वेश्चंस आपने पहले हो सकता है देखे हो, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। नए पैटर्न के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप समझ के रखिए। तो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दोनों के मिला के लिए हैं, समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होती है कि बदलते पैटर्न को लेकर के कुछ लोग आपसे कहते हैं, आपको कई जगह देखने को मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे कुछ महीनों पहले तक लोग कह रहे थे कि इनपुट आउटपुट से अब क्वेश्चन नहीं आते तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यही एक मिस्टेक होती है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल एस्पिरेंट करते हैं कि वो सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ते हैं। सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि किसी को IBPS या SBI या किसी भी एग्जाम बोर्ड ने बता करके नहीं रखा है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आप देंगे, कौन से नहीं देंगे। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि ये टॉपिक अभी 2 एग्जाम में नहीं पूछा गया, तब ये पूछा ही नहीं जाएगा। तो हमेशा जो सिलेबस है उसको कंप्लीटली तैयार करिए। जितने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप समझ के रखिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप परेशान ना हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है, मार्क द आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस फॉर योर आंसर। मतलब ऑड वन आउट में क्या होता है कि आपको 4 या 5 सेंटेंस लिखे रहेंगे और उसमें से आपको वो सेंटेंस निकालना है बाहर या उसको टिक करना है एज आंसर के रूप में, जो कि बाकी के चारों सेंटेंसेस से भिन्न है। मतलब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो बात कही जा रही है उससे वहाँ पे कुछ ना कुछ अलगाव दिखेगा। ठीक है, मतलब 4 जो सेंटेंस होंगे वो तो एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक सेंटेंस कुछ और बात करेगा या फिर ऐसी बात करेगा जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है। तो आपको वही वाला ऑप्शन यहाँ से निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, आपको इसके लिए क्या, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब आपको इसके लिए अगर 5 स्टेटमेंट है तो 5 को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडियन सिल्क इज़ वाइडली पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज़। ये तो आपको समझ में आता है, इंडियन सिल्क के बारे में बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। फिर बी वाला ऑप्शन क्या कहता है कि पीपल प्रिफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कि लोग समर्स में, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो इसमें कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। सी क्या कहता है, वुलन गारमेंट्स आर इंडिस्पेंसिबल इन कोल्ड क्लाइमेट। मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वुलन गारमेंट्स होते हैं, मतलब ऊनी जो कपड़े होते हैं, वो कोल्ड क्लाइमेट के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मतलब उनके बिना नहीं रहा जा सकता है। डी ऑप्शन देखिए क्या है, फॉर पीपल लिविंग इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अम्ब्रेला इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज। कह रहे हैं कि भारत के कुछ जगहों पे लोगों को अब अम्ब्रेला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या फिर कह लीजिए उनके लिए अम्ब्रेला एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी। ई वाला ऑप्शन क्या कहता है, पोंचमपल्ली सिल्क इज़ वेरी फेमस इन आंध्र प्रदेश। की पोंचमपल्ली सिल्क क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है आंध्र प्रदेश में। तो ये 5 यहाँ पे आपने सेंटेंस पढ़े, आपको ये समझना है कि यहाँ पे अलग कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कॉन्टेक्स्ट के अलावा कुछ और बात कर रहा है। तो अगर आप सही से समझ पा रहे हैं तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे इंडियन सिल्क के बारे में बात कर रहा है, बी वाला ऑप्शन कॉटन के बारे में बात कर रहा है, सी वाला ऑप्शन वुलन गारमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, और ई वाला ऑप्शन पोंचमपल्ली सिल्क के बारे में बात कर रहा है। लेकिन डी वाले ऑप्शन में यहाँ पे किसी कपड़े की बात नहीं बल्कि अम्ब्रेला की बात हो रही है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि अम्ब्रेला के किसी यहाँ पे टाइप की बात हो रही है कि वो आपका कौन सा अम्ब्रेला है, उसमें कौन सा कपड़ा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे अम्ब्रेला की बात हो रही है। तो एक समझ में आता है आपको ये क्या है कि आप अगर इस तरीके समझेंगे कि यहाँ पे लोगों की डिमांड के बारे में बात हो रही है, तब तो आपको 5 ऑप्शन सही लगेंगे। लेकिन आपको जो एकदम फाइन डिफरेंस है वो आपको देखना होगा। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। इसी तरह आपको समझना होगा कि यहाँ पे अम्ब्रेला किसी भी कपड़े से रिलेटेड नहीं, बाकी के 4 सेंटेंसेज में कपड़ों की ही बात हो रही है, अलग अलग कपड़ों की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। सही का मतलब कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो आपको टिक करना होगा डी वाले ऑप्शन को। तो ये जो ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 क्वेश्चन मैं अभी शुरुआत में आपको थोड़े से सिंपल करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं काफ़ी ट्विस्टेड हो सकते हैं आपके लिए। तो पहले सिंपल से शुरुआत करते हैं, फिर आगे देखते हैं टफ वाले क्वेश्चंस क्या हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
पहला ऑप्शन क्या है, यूनानी ओज इट्स ओरिजिन टू एंशियंट पर्सिया, मतलब यूनानी आपको पता होगा कि एक तरह की पद्धति है वो भी जिससे इलाज किया जाता है। तो यूनानी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कहाँ से निकली है, उसका उदय कहाँ से हुआ है, एंशियंट पर्सिया से हुआ है। फिर बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, मेडिटेशन इज कंसीडर्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मतलब मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद या लाभदायक है जिनको स्ट्रेस है या उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सी वाला ऑप्शन क्या कहता है, होम्योपैथी इज अ फॉर्म ऑफ इंडियन मेडिसिन, होम्योपैथी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक भारतीय मेडिसिन या भारतीय जो पद्धति है चिकित्सा पद्धति उसी का एक फॉर्म है, मतलब उसी की एक चिकित्सा पद्धति है। डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, द क्योर फॉर मेनी डिजीजेस विच आर अर्लियर कंसिडर्ड फैटल हैव बीन डेवलप्ड इन एलोपैथी, अब कह रहे हैं कि कुछ ऐसी डिजीज जिसको पहले ये समझा जाता था कि बहुत ज़्यादा घातक हैं, आप समझ लीजिए कि अगर वो हो जाती थी लोगों को तो लोग उससे मर ही जाते थे, उसका इलाज संभव नहीं हो पाता था, लेकिन कह रहे हैं कि एलोपैथी की वजह से अब उसका भी इलाज हो सकता है। ई वाला ऑप्शन क्या बता रहे हैं, एलोपैथी इज़ नॉट विदाउट इट्स साइड इफेक्ट, कि एलोपैथी में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एलोपैथी की दवाएं खाएं और आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो इसमें साइड इफेक्ट होना एकदम निश्चित ही है। एलोपैथी का मतलब समझते हैं, मतलब जो इंग्लिश दवाएं होती हैं उन्हीं को कहते हैं। तो अब इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है, तो अगर आप देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपके यूनानी दवा या चिकित्सा पद्धति के बारे में बात कर रहा है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा है कि उससे कैसे इलाज किया जाता है, सी वाला ऑप्शन क्या है, होम्योपैथी के बारे में बात कर रहा है, डी और ई में एलोपैथी की चर्चा की जा रही है। तो आपको क्या समझ में आता है कि ए, सी, डी और ई ये तो किसी एक चिकित्सा पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बी जो है ये मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि चिकित्सा पद्धति का हिस्सा नहीं है, जो ध्यान योग इसका हिस्सा है। तो ये आपका क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, यद्यपि इससे लाभ होता है लेकिन एक तरीके से आप जैसे कह सकते हैं एक्सरसाइज हो गया या फिर ध्यान हो गया, बैठ करके आपको करना है तो वहाँ पे प्राणायाम वगैरह ये सब उसका हिस्सा होगा, ये किसी तरह की चिकित्सा पद्धति नहीं है। चिकित्सा पद्धति का मतलब समझते हैं ना, जिसमें हर एक प्रोफेशन है, समझ लीजिए कि यहाँ पे हर एक शख्स को एक डिग्री चाहिए होगी तभी वो किसी का इलाज कर सकता है, और अपने से आदमी उस अपनी जो भी दवाएं हैं या फिर जो भी मर्ज है उसका इलाज नहीं कर सकता है। मेडिटेशन तो आदमी कहीं अपने से भी कर सकता है बैठ करके, तो ये क्या है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये आपका है, तो बी वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या है, लिखा हुआ है रेपुटेटेड न्यूज़पेपर्स अपॉइंट वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट फॉर देयर न्यूज़ कवरेज। कह रहे हैं कि जो रेपुटेटेड न्यूज़पेपर्स होते हैं वो एकदम वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट को ही अपॉइंट करते हैं न्यूज़ की कवरेज करने के लिए, ऐसा नहीं कि किसी को उठा के रख लिया, मतलब आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, डॉक्टर्स शुड ऑलवेज अबाइड बाई देयर प्रोफेशनल एथिक्स, कि डॉक्टर्स कैसे होने चाहिए, जो उनकी प्रोफेशनल एथिक्स है उससे बंधे हुए होने चाहिए। मतलब कहा जाता है डॉक्टर्स के लिए कुछ उनकी प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं, किसी पेशेंट को मना नहीं कर सकते, मतलब पेशेंट को किसी भी तरीके से उनका शोषण नहीं कर सकते, ये सब डॉक्टर्स की एथिक्स होती हैं, ठीक है, तो उनसे उनको एकदम बंधा होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन क्या कहता है, फॉर अ हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी लॉयर्स शुड बी मोर प्रोफेशनल इन देयर आउटलुक, मतलब करेंगे जुडिशरी के अच्छे या कह लीजिए कि सही से काम करने के लिए लॉयर्स जो हैं उनको अपने दृष्टिकोण में और ज़्यादा प्रोफेशनल होना होगा, ठीक है, लॉयर्स के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात की जा रही है। डी में क्या कह रहा है कि एवरी सिटीजन शुड बी अबाइड बाय द लॉज ऑफ हिज कंट्री, की प्रत्येक नागरिक को उसके देश के कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए या अपने उस देश के कानून में बंधे होना चाहिए, मतलब कानून के बाहर जाकर के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ई वाला ऑप्शन क्या कहता है, टीचर्स आर लिव रोल मॉडल्स फॉर स्टूडेंट, कि टीचर्स को किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकें, जैसा मतलब स्टूडेंट उनको देखें तो समझ सकें कि उनको भी इसी तरह बनना है, मतलब उनका कैरेक्टर और बिहेवियर हर चीज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, इनमें बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। तो आपको क्या समझ में आता है, ए वाला जो ऑप्शन है वो बात कर रहा है जर्नलिस्ट की, ठीक, बी वाला जो ऑप्शन है बात करता है डॉक्टर्स की, सी वाला जो ऑप्शन है वो बात कर रहा है लॉयर्स की, डी वाला ऑप्शन बात करता है सिटीजन की, और ई वाला ऑप्शन बात कर रहा है टीचर्स की। तो आपको क्या लगता है,
ए, बी, सी और ई ये चारों क्या है, प्रोफेशंस हैं, लेकिन सिटीजन क्या है, ये प्रोफेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, डी वाला आपका क्या है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह आपको मतलब ये मतलब कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि प्रिपरेशन के लिए यहाँ से आप शुरुआत करिए, इस लेवल से धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। अब बाकी के 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े से लंबे हो सकते हैं आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे ऑप्शंस इस तरीके से लिखे गए हैं। तो देखिए क्या है, जैसा पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट सिविलाइजेशन एंड कल्चर आर रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ऑल क्वालिटीज दैट मेक अप ह्यूमन नेचर एंड अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपको किसी भी जगह के सिविलाइजेशन, सभ्यता या फिर कल्चर को अगर जानना है तो उसके लिए आपको एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप समझ सकें कि वहाँ का जो नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो सब कैसा है और वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं या कल्चर हैं, उसकी क्या है। बी वाला ऑप्शन क्या बात कर रहा है, टू बी ट्रूली वर्ल्ड हिस्ट्री एन अकाउंट ऑफ द पास्ट मस्ट नॉट only retell what happened but also relate events and people to each other। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टू बी ट्रूली वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री आखिर सत्यता में है क्या। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एन अकाउंट ऑफ पास्ट मस्ट नॉट ओनली रिटेल, मतलब बात करें कि पिछले समय में, भूतकाल में, सिर्फ ये नहीं है कि भूतकाल में पीछे क्या हुआ था, मतलब क्या क्या घटनाएं हुई थी, बट उसको कैसे रिलेट करना है इवेंट के द्वारा और लोगों को एक दूसरे को कैसे रिलेट करना है, ये क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। सी ऑप्शन क्या कहता है, इट मस्ट इंक्वायर इनटू कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अब इसमें क्या होना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट रहा है और उसके पीछे उसका कॉज क्या रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, तो उसके कुछ कॉज रहे होंगे अपने, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, तो उसका भी कुछ कॉज रहा होगा। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इफेक्ट क्या है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा तभी तो हुआ है। क्यों हिटलर इतना पागल हुआ दुनिया को ख़त्म करने या दुनिया पर राज करने के लिए, या जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में इतना ज़्यादा क्यों उत्साहित था कि पूरी दुनिया पर वो कब्जा कर लेगा। तो ये सारे रीजन्स आपको समझने होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, इट मस्ट ट्राई टू डिसर्न फॉल्सहुड इन ओल्ड रिकॉर्ड्स सच एज अटेम्प्ट्स ऑफ किंग टू मेक देमसेल्फ लुक बेटर देन दे रियली वर। मतलब कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं कि पिछले समय में क्या हुआ था, बल्कि आपको ये भी समझना, डिसर्न का मतलब क्या, फाइंड आउट करना या फिर देखना कि आप मतलब सही और गलत की पहचान कर लेना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो रिकॉर्ड में बातें कही गई हैं वो किस हद तक सही हैं। अब अगर आप किसी नाजी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा हिटलर बहुत महान व्यक्ति था जो कर रहा था पूरे देश या पूरी दुनिया के भले के लिए कर रहा था। तो अगर आपको सही से समझ नहीं है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई अगर किंग होगा तो वो अगर कोई किताब लिखवाएगा तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान, बहुत ज़्यादा दयालु, जनता के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु ये बताने का प्रयास करेगा। वो होगा या वैसा नहीं, ये आपको समझना होगा और ये आपको आगे जो इवेंट हुए होंगे उनसे सीखना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो ये आपके सामने 4 पॉइंट्स। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कौन सा पॉइंट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ पे ऑप्शंस भी एक एक हैं, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे बी, सी और डी ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, ठीक है। जबकि जो स्टेटमेंट ए है ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको किसी सिविलाइजेशन या कल्चर की नॉलेज है, अगर आपको समझना है उसके बारे में तो आपको वो सारी चीज़ें समझनी होंगी इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को बताया जा रहा है कि उसको आपको समझना होगा, जबकि बी, सी और डी वाला जो ऑप्शन है वो एक्चुअली में बता रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको कैसे समझना है। तो आपको ये समझ में आता है कि ये तीनों क्या है, आपस में रिलेटेड हैं, और ए वाला क्या है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। तो ए वाले को आप ऑप्शन के तौर पर टिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या है। ए वाला ऑप्शन क्या कहता है, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट स्ट्रक मी एज आई लर्न मोर एंड मोर अबाउट HIV वॉज हाउ स्ट्रेंज एपिडेमिक्स। और मतलब जैसे कोई किसी को बता रहा है या कोई लिख रहा है आर्टिकल वगैरह, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्रक की, जैसा मैं बहुत ज़्यादा या जितना ज़्यादा मैंने लर्न किया HIV के बारे में, कि जो एपिडेमिक्स होती हैं वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज होती हैं। एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है, महामारी जिसका कोई इलाज ना हो और या जिससे बहुत ज़्यादा लोग इफेक्टेड हों। फिर बी वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि द वर्ड
टिपिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मतलब कह रहे हैं कि जो ट्रिपिंग पॉइंट वर्ड है ये फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल के तौर पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहाँ से आया है, ये एपिडेमियोलॉजी के वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या कहता है कि इफ़ यू टॉक टू द पीपल हु स्टडी एपिडेमिक्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट मतलब ये जो एपिडेमिक्स की स्टडी करते हैं उनको क्या कहेंगे, एपिडेमियोलॉजिस्ट, यू रियलाइज दैट दे हैव अ स्ट्राइकिंगली डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि अगर आप बात करें ऐसे लोगों से जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो एपिडेमिक्स का इलाज करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स, तो कह रहे हैं कि आपको ये पता चलेगा कि उनका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो कितना ज़्यादा स्ट्राइकिंग है, मतलब एक अलग नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। फिर डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, बिफोर आई वेंट टू वर्क फॉर द न्यू यॉर्कर आई वॉज रिपोर्टर फॉर द वॉशिंगटन पोस्ट एंड आई कवर्ड द एड्स एपिडेमिक। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे पहले कि मैं न्यूयॉर्कर के लिए काम करने जाऊं, मैं इससे पहले कहाँ पे काम कर रहा था, मैं काम कर रहा था वॉशिंगटन पोस्ट में और मैंने कवर क्या किया था, एड्स एपिडेमिक को कवर किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मतलब अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोई अगर वॉशिंगटन पोस्ट या इस तरह काम करता है तो कोई जर्नलिस्ट होगा और ये किसी आर्टिकल में उसने ये सारी चीज़ें एक तरीके से लिखी हैं, अपना एक्सपीरियंस वगैरह लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में आता है कि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। ए वाला ऑप्शन क्या बताता है, बता रहा है उसके बारे में कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझा, उसको समझ में आया कि ये जो एपिडेमिक्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। बी वाला जो आपका ऑप्शन क्या कहता है कि जो टिपिंग पॉइंट है ये वर्ड, ये फॉर एग्जाम्पल कि उदाहरण के तौर पर कहाँ से आया है, एपिडेमियोलॉजी से आया है। सी वाला ऑप्शन बता रहा है कि अगर आप ऐसे डॉक्टर से आप पूछें जो कि एपिडेमिक्स का इलाज करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि वो दुनिया को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। डी वाला ऑप्शन बता रहा है उसके बारे में कि मैं पहले कहाँ काम करता था और अब कहाँ काम करने के लिए गया और उससे पहले मैंने क्या कवर किया हुआ था, मतलब एड्स एपिडेमिक के बारे में कवर किया हुआ था। तो आपको ए, सी और डी से तो एक फुल इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जो बी वाला यहाँ पे पॉइंट है ये आपको कोई भी एक कंक्रीट नॉलेज नहीं देता है। लिखा हुआ द वर्ड टिपिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपको नहीं पता है कि किसके एग्जाम्पल के तौर पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये फिट नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे आपको अगर पढ़ेंगे, थीम समझेंगे क्या थीम है इसकी और कौन सा पॉइंट इस थीम में फिट नहीं हो रहा है, तो आप बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि तुरंत से कर लेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में। तो इसीलिए अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं इंग्लिश का, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप कोई एक अच्छा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ें जैसे द हिंदू हो गया, तो ये सारे न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे पॉइंट्स वहाँ पे एग्ज़ाम वाले ही हों। अगर आप पढ़ते हैं एडिटोरियल्स वगैरह तो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि क्या बातें कही जा रही हैं, किस वे में वो आगे बढ़ रहा है, कैसे आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो रिटन होते हैं, क्या क्या आर्टिकल्स में इंक्लूड किया जाता है, और बहुत अच्छी वोकेबलरी भी आपकी इंप्रूव होगी। तो ये आपके लिए अच्छा है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें डेली तो बहुत सारी इंग्लिश की चीज़ें वहीं से कवर अप हो जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। ये क्या है, ओनली बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अ मच ऑफ द अफ्रीकन सरफेस इज कवर्ड बाय द सवानास और ओपन ग्रासलैंड्स एंड बाई एरिड प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। मतलब अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अफ्रीका है वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे कवर है, सवाना, मतलब जो वहाँ पे वन पाए जाते हैं, और ओपन ग्रासलैंड, या फिर वहाँ पे जो ओपन ग्रासलैंड है मतलब चारागाह कह सकते हैं, या फिर घास वाली ज़मीन जिस पे सारे पशु लोग चरते होंगे, एंड बाई एरिड प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। एरिड प्लेन मतलब जहाँ पे खेती नहीं होती हो, एंड डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान वगैरह, ठीक है, उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका कवर है। मतलब एक अफ्रीका का अगर आप देखिए तो एकदम जियोग्राफिक रूप में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अफ्रीका में क्या क्या पाया जाता है। मतलब वहाँ पे सवाना वन पाए जाते हैं, ओपन ग्रासलैंड हैं, एरिड प्लेन्स हैं और डेजर्ट्स हैं। बी वाला पॉइंट क्या कहता है, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ग्रेट साइज ऑलमोस्ट 12 मिलियन स्क्वायर माइल्स और अबाउट 3 times द साइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ये बहुत बड़ा साइज में है, लगभग 12 मिलियन स्क्वायर माइल्स ये इसका समझ लीजिए एरिया बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसका 3 गुना है। सी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन काइंड इन ईस्ट अफ्रीका where some of the earliest fossils remain of the proto-hominids
हैव बीन फाउंड। अब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बताने की कोशिश कर रहा है कि हमको पता है कि जो सबसे शुरुआती जो मानव थे वो ईस्ट अफ्रीका में ही या ईस्ट अफ्रीका से ही स्टार्ट हुए थे, जहाँ से मतलब ह्यूमन जाति की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो मानव रहते थे ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनके कुछ फॉसिल्स पाए गए हैं। डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द tropics, and although we often think of Africa in terms of its rainforest, less than 10% of the continent is covered by the tropical forest and those are mostly in West Africa। फिर यहाँ पे आगे बताने की कोशिश करें कि उनमें से ज़्यादातर जो है वो क्या है, ट्रॉपिक्स हैं, और अगर हम बात करें अफ्रीका की तो वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें से 10% से भी कम जो आपके रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे हैं, वेस्ट अफ्रीका में हैं। तो अब आप यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी हो गया होगा, समझ गए होंगे कि इसमें जो सी वाला पॉइंट है आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है। ए, बी और डी तो अफ्रीका के एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक जियोग्राफिक यहाँ पे लोकेशन या फिर कह सकते हैं कि जियोग्राफिक डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं कि अफ्रीका में क्या है, कितना बड़ा है, किस साइज का है, क्या क्या वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब सवानास पाए जाते हैं, एरिड लैंड है, डेजर्ट है, ग्रास लैंड है, रेन फॉरेस्ट हैं। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बात बता रहा है कि वहाँ पे मतलब उसके इतिहास के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन काइंड जो है यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी, ईस्ट अफ्रीका से, वहाँ पे इनके फॉसिल्स पाए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पॉइंट होंगे उनको सही और गलत से मत कंपेयर करिएगा। मतलब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये पॉइंट सही है, मतलब अपने दिमाग से कि अच्छा हमने पढ़ा था ये तो गलत है, ये तो सही है। बस आप ये समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, जिसका कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो आप सी वाले पे टिक करिए और आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम जो डबल फिलर्स हमारा पिछले पार्ट में रह गया था उससे कुछ क्वेश्चंस को, और फिर ये आपका पार्ट खत्म हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए क्या है, पाइप्स आर नॉट अ सेफर फिर डैश टू सिगरेट्स बिकॉज दो पाइप्स स्मोकर्स डू नॉट इनहेल दे आर स्टिल हाइयर रेट्स ऑफ द लंग एंड माउथ कैंसर दैन स्मोकर्स। अब यहाँ पे मतलब पाइप्स के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, जो लोग पीते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिगरेट से उसकी तुलना एक तरीके से की जा रही है, समझ रहे हैं, और बता रहे हैं कि उसका नुकसान क्या है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाई रेट है कि उससे लोग लंग और माउथ कैंसर से मर रहे हैं, जितना कि आपके नॉन स्मोकर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भी हो जाता है अगर आप ऑप्शंस को लेकर के चलिए। ए वाला ऑप्शन क्या कहता है, पाइप आर नॉट अ सेफर प्रेफरेंस टू सिगरेट। नहीं, यहाँ पे अगर आप देखिए तो पाइप और सिगरेट का कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि एक तरीके से यहाँ पे अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, मतलब कि सिगरेट की जगह पे पाइप अगर आप पीते हैं, ये बताने का एक प्रयास हो रहा है। थीम को लेकर के अगर आप चलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे पाइप और सिगरेट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि आप सिगरेट पीते हैं, नहीं पीते हैं और पाइप पीते हैं सोच रहे हैं कि आप सेफ हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे पूरा थीम आपके दिमाग में समझ में आता है। तो प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही तो आप गलत कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे जो लिखा है दे आर स्टिल फ्री फ्रॉम हाइयर रेट्स ऑफ लंग एंड माउथ कैंसर दैन नॉन स्मोकर, तो ये आपका पॉइंट क्या आपको समझ में आता है, ये आपके पूरे यहाँ पे थीम में फिट बैठता है? नहीं। बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, पाइप्स आर नॉट सेफर आंसर टू सिगरेट्स बिकॉज दो पाइप्स स्मोकर डू नॉट इनहेल दे आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब दो आता है, वैसे तो मैंने कई बार बताया हुआ है, कनेक्टर दो हमेशा क्या बात करता है, हमेशा ये बात करेगा अपोजिट की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सेम चीज़ें डिस्कस करेंगी। तो दो यहाँ पे आ गया है, आगे भी आप समझ सकते हैं कि पाइप स्मोकर्स डू नॉट इनहेल, मतलब बताने का प्रयास करें कि वैसे तो पाइप स्मोकर्स जो होते हैं वो इनहेल नहीं करते हैं, मतलब धुआं अंदर नहीं ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे आएगा पार्ट वो क्या होगा, उसका ठीक अपोजिट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइयर रेट्स ऑफ लंग एंड माउथ कैंसर दैन नॉन स्मोकर। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। अगर आप किसी लंग कैंसर के शिकार हो सकते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे अगर शब्द लगाएंगे तो मेरे ख्याल से कमजोर शब्द है। तो बी वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। सी वाला ऑप्शन को देखिए क्या है कि पाइप्स आर नॉट सेफर अल्टरनेटिव, तो आपको समझ में आता है हाँ सही शब्द है कि अल्टरनेटिव नहीं है सिगरेट्स का, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका कॉज एंड इफेक्ट वाला चीज़ है कि अगर आप पाइप पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सेफ हैं। ठीक है, दो पाइप स्मोकर्स डू नॉट इनहेल दे आर स्टिल सब्जेक्ट्स टू हाइयर रेट ऑफ लंग एंड माउथ कैंसर दैन नॉन स्मोकर। सब्जेक्ट्स टू का मतलब कि फिर भी उनको ये हो रहा है क्या, कैंसर। कौन सा, माउथ एंड लंग कैंसर। तो ये जो दोनों शब्द हैं इसमें सही फिट होते हैं, इसको हम सही करते हैं। फिर डी वाला ऑप्शन देखिए क्या है
कि पाइप्स आर नॉट सेफर रिजॉइंडर। रिजॉइंडर का मतलब एक होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी के जवाब में, ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि सिगरेट के जवाब में पाइप पीना आपके लिए सेफर आंसर नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, रिजॉइंडर ठीक शब्द है। दे आर स्टिल इन्वॉल्व इन हाई। अब देखिए इन्वॉल्व जो शब्द है ये आपका, जैसे अगर आप कोई क्राइम करें, कुछ चीज़ें कमिट करें, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माउथ कैंसर के लिए तो आप खुद से इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं क्राइम वगैरह, तो यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है इसको पीना, तो आप डी वाले ऑप्शन को गलत कर देंगे। ई वाला क्या है, पाइप्स आर नॉट सेफर ऑफर, और यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व विथ, फिर भी वही ऑप्शन है, तो गलत कर दीजिए। सी वाला ऑप्शन आपके सामने एकदम सटीक यहाँ पे बैठता है, इसी को आप टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एज मैनी स्टूडेंट्स नो एन रिस्पॉन्स इफ स्किलफुली वर्डेड कैन इम्प्लाई एट लीस्ट अ सुपरफिशियल डैश ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। अब क्या करें कि एज मैनी स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स के बारे में बात की जा रही है, नॉलेज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, मतलब एक तरीके से बात की जा रही है। टेस्ट कह सकते हैं, एग्जाम कह सकते हैं, जिसमें अगर स्टूडेंट कैसे लिखें तो उनको क्या, जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपकी थीम आपके सामने डेवलप होती है। हालांकि पूरी तरीके से आपको नहीं पता है, लेकिन एक माइंड में आपको ये समझ में आता है कि ऐसी कुछ बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो ऑप्शंस को लेकर के चलें, अगर हम, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एज मैनी स्टूडेंट्स नो एन एम्बिगुअस रिस्पॉन्स। एम्बिगुअस का मतलब कि एकदम क्लियर ना हो, दोहरे अर्थ हों उसके। रिस्पॉन्स, अगर आपको मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं पता है, तो आप एकदम एम्बिगुअस रिस्पॉन्स देंगे। या फिर अगर आपने कोई गलती की हो, या फिर अगर आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपको सही से आंसर नहीं पता है, तो आप एक एम्बिगुअस आंसर देंगे, ठीक है। तो एम्बिगुअस अगर रिस्पॉन्स होगा, इफ स्किलफुली वर्डेड, कह रहे हैं कि अगर उसे बहुत ही चतुराई से अगर उसको लिखा जाए या बोला जाए, कैन इम्प्लाई एटलीस्ट अ सुपरफिशियल विनियर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे बात करें कि अगर ऐसा किया जाए स्किलफुली, तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट जो सामने वाला होगा उसको ये समझ में आएगा कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप ये मतलब आपको पता नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, या फिर जो आपने बोला है उसमें डीपली आप क्या जानना चाहते हैं वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपने कुछ इस तरीके से उसको वर्डेड किया हुआ है कि सामने वाले को लग रहा है कि नहीं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता है। तो यहाँ पे जो विनियर होगा, मतलब एक तरीके से दिखावा है नॉलेज का, वो आप साबित कर सकते हैं कि आपको वो है। तो ए वाला ऑप्शन आपके लिए क्या यहाँ पे फिट बैठता है, तो हाँ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है। बी वाले ऑप्शन को देखिए, एज मैनी स्टूडेंट नो अ गार्बेड रिस्पॉन्स इफ स्किलफुली वर्डेड कैन इम्प्लाई एटलीस्ट अ सुपरफिशियल इग्नोरेंस। अब यहाँ पे देखिए दोनों के अपोजिट हो गए कि अगर आप गार्बेड रिस्पॉन्स देते हैं और स्किलफुली वर्डेड उसको, मतलब बहुत चतुराई से, बहुत तरीके से उसको यूज कर रहे हैं लिखने में या फिर बोलने में, तो उससे क्या आपकी अज्ञानता साबित होगी? नहीं, तो ये आपका गलत है। फिर क्या है, एन एज मैनी स्टूडेंट नो एन इनआर्टिकुलेट रिस्पॉन्स। तो इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट का मतलब बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ज़्यादा तरीके से बोलना। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा कि बहुत धीरे से बोलना, अस्पष्ट बोलना। तो अगर आप देखिए कि अगर इनआर्टिकुलेट अगर आपने रिस्पॉन्स दिया है, मतलब अस्पष्ट बोला है, तो सामने वाले को तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो उससे आपकी ये नॉलेज कहाँ से साबित होगी? तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक, यहाँ पे डी वाला देखते हैं क्या है कि एलिगेंट अगर रिस्पॉन्स होगा तो उसके स्किलफुली वर्डेड होने की जरूरत है ही नहीं, और अगर एलिगेंट रिस्पॉन्स होगा तो यहाँ पे क्या आपको लैक ऑफ नॉलेज यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे जो लैक शब्द आया है, इससे आप अगर बहुत एलिगेंटली आप जवाब देते हैं तो उससे आपका क्या साबित होगा कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है? तो ये भी गलत है। और यहाँ भी लैक वाला शब्द आया तो यहाँ से भी आप इसको गलत कर सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन ही आपके सामने बचता है, जिसके बारे में आपको सोचना नहीं है, तो इसी को आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हर पेरेंट्स वर व्हेन डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट 3 गेम्स सैंडी टू विन द सेट बाई अ 6-3 स्कोर्स। मतलब किसी पर्सन या फिर किसी लेडी की, सैंडी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई गेम चल रहा है, ठीक है, तो बता रहे हैं यहाँ पे, अगर शब्द पे ध्यान दीजिए, डिस्पाइट। डिस्पाइट भी आपका क्या बताता है? अपोजिशन बताता है। अपोजिशन का मतलब यहाँ पे जैसे बताने का प्रयास किया जा रहा, पढ़ के भी समझ सकते हैं। डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट 3 गेम्स, कि पहले 3 गेम्स हारने के बावजूद यहाँ पे क्या हुआ है? सैंडी जीत गई है 6-3 के स्कोर से। तो अगर वो सैंडी जीत गई है तो उसके पेरेंट्स कैसे हुए होंगे? अगर पहले 3 सेट आप हार जाइए फिर आप जीत जाइए, तो आपके जो पेरेंट्स होंगे वो कैसा महसूस करेंगे? तो आपके जो पेरेंट्स होंगे वो कैसा महसूस करेंगे कि वो सोचेंगे कि या तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे, जैसा कि पहला ऑप्शन कहता है कि हर पेरेंट्स वह सरप्राइज, मतलब चकित होंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखिए, सैंडी फेल्ड टू विन,
तो अगर सोचिए सैंडी अगर फेल हो गई होती विन करने में ये सेट, तो उसके पेरेंट्स सरप्राइज क्यों होते, क्योंकि आप पहले 3 गेम तो खुद ही हार चुके हैं, तो सरप्राइज नहीं हुआ, तो वो तो समझ जाएंगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, 3 गेम आप पहले ही लगातार हार चुके हैं, तो उसमें क्या है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन क्या है, रिलीव्ड, मतलब राहत महसूस करेंगे। राहत कब महसूस करेंगे, सैंडी केम बैक टू विन। हाँ, ये आपका सही हो सकता है कि ये जो बी वाला ऑप्शन क्या बता रहे, रिलीव्ड, कि आपके अगर पेरेंट्स आप 3 गेम हार चुके हैं और उसके बावजूद भी अगर आप 6-3 से जीत जा रहे हैं, मतलब टेनिस की बात हो रही है, कोई भी गेम है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। शुरुआत में तो टेंशन थी कि आप 3 गेम हार गए, लेकिन बाद में आप जीत गए, तो उससे क्या हुआ, उनको राहत महसूस हो गई। और यहाँ पे सैंडी केम बैक टू विन, मतलब उसने क्या किया, फाइट बैक किया है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता है। हर पेरेंट्स वर पजल्ड when despite losing the first 3 games सैंडी refused to win। अब यहाँ पे सैंडी के हाथ में नहीं कि वो रिफ्यूज करेगी विन करना, वैसे ही समझ सकते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, गलत है। अब डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, अलार्म्ड। अलार्म्ड का मतलब क्या, चिंतित हो जाना या फिर सशंकित हो जाना। क्यों वो सशंकित हुए होंगे, चिंतित हुए होंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, अटेम्प्टेड टू विन द सेट बाई या 6-3 स्कोर्स। अगर सैंडी जीत जाएगी तो उसके जो पेरेंट्स होंगे चिंतित या सशंकित क्यों होंगे, तो डी वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। ई वाला ऑप्शन क्या कहता है, शॉक्ड एंड फेल्ड। तो यहाँ पे फेल्ड वाला ऑप्शन हमने देखा था पहले ही गलत था, तो इसको भी आप गलत कर दीजिए। बी वाला ऑप्शन आपके लिए एकदम सही है। ज़्यादातर जो हेल्प है वो आपको थीम समझने से ही मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द इक्विपमेंट्स दैट वर बीइंग यूज्ड इन द सर्वे वर डैश and because of the below zero temperature it was feared they would freeze and dash। मतलब कोई सर्वे में यूज़ हो रहे इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे चिंता जताई जा रही है कि जो टेम्परेचर है वो 0 से नीचे चला गया है और उनको ये डर लग रहा है कि जो इक्विपमेंट है वो जम जाएगा एंड डैश क्या हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। पहले ऑप्शन पे चलें अगर, तो द इक्विपमेंट्स वर बीइंग यूज्ड इन द सर्वे वर आईसी। अब आईसी, अगर वो इक्विपमेंट आईसी होंगे तो उनको इस बात का डर नहीं होगा कि वो फ्रीज हो जाएंगे, पहले से ही वो ठंडे होंगे, जमे होंगे। तो ए वाला ऑप्शन यहीं से गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है थीम के हिसाब से ही। बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, द इक्विपमेंट्स दैट वर बीइंग यूज्ड इन द सर्वे वर फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी का भी मतलब वही है आपका बहुत ज़्यादा ठंडे होना। तो अगर वो ठंडे हैं तो उनको इस बात की टेंशन ही नहीं होगी कि 0 से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। ऐसे ही समझ जाइए। सी वाला ऑप्शन क्या कहता है, फ्रेजाइल। चलिए देखते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे हैं, फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, मतलब छूने से टूट जाएं इस तरीके से हैं। तो वो इक्विपमेंट फ्रेजाइल हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ ठीक है फ्रेजाइल हैं। एंड बिकॉज ऑफ द बिलो जीरो टेम्परेचर दे वर फियर्ड दे वुड फ्रीज एंड शैटर। अच्छा, शैटर का मतलब क्या होगा कि अगर बिलो 0 से टेम्परेचर चला गया है तो उनको ये लग रहा है कि इक्विपमेंट इतने ज़्यादा नाजुक हैं कि वो फ्रीज होकर के जम करके वो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। सेटर का मतलब क्या, बिखर जाना है, टुकड़े टुकड़े में बट जाना। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन है वो आपके ठीक बैठते हैं कि उनको इस बात का डर लग रहा है क्योंकि इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और टेम्परेचर अगर बिलो 0 पे चला गया है तो उनको ये लग रहा है कि इक्विपमेंट फ्रीज हो जाएंगे और फिर अगर उसको यूज करने का वो प्रयास करेंगे तो वो शटर हो सकते हैं या फ्रीज होकर के भी शटर हो सकते हैं। डी वाले ऑप्शन में फिर आपका फ्रोजन आ गया जो कि आपका आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, गलत कर दीजिए। फिर कह रहे हैं कि इक्विपमेंट्स वर यूजलेस। अब यूजलेस अगर इक्विपमेंट होंगे तो उनको किस बात का डर होगा, टूट जाए, चाहे बिखर जाए, चाहे खो जाए, किसी बात का डर होगा नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सी वाला ऑप्शन आपके लिए एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन द अब्सेंस ऑफ नेटिव प्रेडेटर्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ देयर पॉपुलेशन द इम्पोर्टेड गुड्स डैश टू सच एन इनऑर्डिनेट डिग्री दैट दे ओवरग्रीज द कंट्री साइड एंड डैश द नेटिव वेजिटेशन। मतलब जो इम्पोर्टेड गोड्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि उनके जो नेटिव प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब जो उनका शिकार करते हैं, वो उनके अब्सेंस है, मतलब वहाँ पे उनके नेटिव प्रेडेटर्स नहीं पाए जा रहे हैं। मतलब किसी जगह के बारे में होगा तो गोड्स के नेटिव प्रेडेटर्स क्या हो सकते हैं, जैसे फॉक्स हो गया, लोमड़ी हो गई, कायोटी या फिर भेड़िया वगैरह हो गए, तो ये इनके नेटिव प्रेडेटर्स होते हैं जो उनका शिकार करके उनको खाते हैं। तो अगर आपका दुश्मन ही आपके आसपास नहीं है तो क्या होगा कि आप आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि जो इम्पोर्टेड गोड्स हैं वो क्या हुई, डैश टू सच एन इनऑर्डिनेट डिग्री दैट दे ओवरग्रीज द कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंट्री साइड का मतलब ये समझिएगा कि कंट्री साइड यूज़ किया जाता है वर्ड, जैसे हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है वर्ड शहर और गांव, तो गांव के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड कंट्री साइड, मतलब जो रूरल एरिया होता है जहाँ पे घास के मैदान, बाग बगीचे, खेत, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बता रहे हैं कि कंट्री साइड को ओवर ग्रीस किया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने चरा है, ठीक है। एंड डैश द नेटिव वेजिटेशन, उससे जो वहाँ की नेटिव वेजिटेशन है, वनस्पतियाँ हैं, उनके साथ कुछ यहाँ पे पंगा हुआ है।
तो अगर ऑप्शंस के थ्रू चलें, पहला ऑप्शन क्या कहता है, प्रोपोगेटेड, कि इंपोर्टेड गोड्स क्या हुई हैं, प्रोपोगेट हुई हैं। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं वंश बढ़ाना। प्रोपोगेट जैसे वायरस वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। नेटिव प्रेडिटर्स नहीं हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जा सके, तो कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा लिया होगा, क्योंकि कोई गोड्स मर नहीं रही हैं तो सारी गोड्स धीरे धीरे आपकी बढ़ रही हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या फिट होता है, तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, कल्टीवेटेड द नेटिव वेजिटेशन, अगर वो ओवर ग्रीस कर रही हैं, ऐसे ही समझिए कि अगर वो आवश्यकता से अधिक खा रही हैं तो वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, घास हैं, पौधे हैं, उनको वो कल्टीवेट कैसे करेंगे, वो तो उनको ख़त्म कर रही हैं। कल्टीवेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपोजिट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो ए वाला आप ऑप्शन गलत कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या है, सफर्ड द इम्पोर्टेड गोड्स सफर्ड टू सच एन इनऑर्डिनेट डिग्री। तो आप समझ सकते हैं यहीं से कि यहाँ पे ऊपर बात की जा रही है कि उनका नेटिव प्रेडेटर कोई है ही नहीं, कोई उनका शिकार करने के लिए है ही नहीं, तो किस तरीके से वो सफ़र करेंगे, सफ़र करने का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत कर सकते हैं। डी वाला क्या है, थ्राइव्ड। थ्राइव्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी वनस्पति मतलब पेड़ पौधे या फिर जानवर के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ को दिखाने के लिए कि वो क्या है, बढ़ रहा है, मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे इंपोर्टेड गोड्स के क्या बात करें, थ्राइव्ड अगर यूज़ करें तो थ्राइव्ड दिखाएगा कि वो बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं, दैट दे ओवर ग्रीज द कंट्री साइड। कैसे ओवर ग्रीज कर रही हैं, ज़रूरत से अधिक खा रही हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वो फल फूल रही हैं। एंड फिर क्या है नेक्स्ट वर्ड इसका, थ्रेटेंड द नेटिव वेजिटेशन, मतलब जो वहाँ की नेटिव वेजिटेशन है उसके लिए खतरा पैदा कर रही हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे फिट हो रहे हैं कि नेटिव प्रेडेटर्स नहीं हैं तो बहुत अच्छे से मौज से वो पूरी जो कंट्री साइड उसको चर रही हैं, ज़रूरत से अधिक चर रही हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होने के साथ साथ वहाँ का जो नेटिव वेजिटेशन है उसको खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक चर रही हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता है। डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, इंपोर्टेड गोड्स ड्विंडल्ड। ड्विंडल्ड का मतलब होता है कि धीरे धीरे कम होना। तो कम होना मतलब अगर ग्रोथ की बात की जाए या फिर सेहत की बात की जाए, उसका ख़त्म होना। तो ये यहाँ पे एकदम आपके अपोजिट शब्द हैं कि अगर वो ओवर ग्रेस कर रही हैं, उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर्स भी नहीं है, तो उनकी संख्या में कमी होने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहीं से गलत हो जाता है। फिर क्या है, ई वाला ऑप्शन क्या कहता है, ओवर नंबर्ड, लेकिन यहाँ पे देखिए कल्टीवेटेड शब्द आ गया है, तो अब दूसरा ऑप्शन आपने यहाँ से गलत किया था तो इसको आप ऐसे ही गलत कर सकते हैं, गलत। तो सी वाला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही आंसर के तौर पे निकल के आता है। तो ये आप इसको सही करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे कुछ डबल फिलर्स जो हमारे बाकी रह गए थे पिछले वाले पार्ट में, तो इसको भी मैंने कवर कर दिया। यहाँ पे आज हमने देखे 6 क्वेश्चंस आपके ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस थे, और उनको कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कैसे आपको देखना है, समझना पड़ेगा आपको। 5 ऑप्शंस को पहले एक बार देखना पड़ेगा कि 4 या 5 जो सेंटेंस हैं वो क्या कह रहे हैं। थीम अगर आप समझते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और कौन सी यहाँ पे सेंटेंस ऐसा है, कौन सी बात ऐसी है जिसको यहाँ पे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको आसानी से आउट कर सकते हैं। बस यही आपका है। तो नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं मैं आपके सामने और लाता रहूँगा। फिर भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को लेकर के, कौन से टॉपिक्स ऐसे छूटे हुए हैं या फिर नए तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज मैंने बना दी, उस पर शायद एक वीडियो आपका रह गया है, उसको भी मैं दे दूंगा आपको। और आपके वोकेबलरी के भी वीडियोस हैं, और कौन से टॉपिक्स हैं ग्रामर को लेकर के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे मैं उनको राइट डाउन कर लूँगा और उस पर और वीडियोज़ आपको दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें किस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो अपडेट होती है वहीं पे डायरेक्ट मिल जाएगी, और आप हर एक तरीके से वहाँ पे अपडेट रहेंगे, क्या वीडियो मैंने कब डाला है आसानी से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।